हेट्रोसिस के ऊपर आईसीआर जेआरएफ प्लांट साइंस 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है और आजकल तो जेआरएफ एग्जाम में स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन है और कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। स्टेटमेंट 1 दिया है, हेट्रोसिस रिफर्स टू द फिनोमिना वेयर द हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग एग्जिबिट्स सुपीरियर ट्रेड्स परफॉर्मेंस कंपेयर्ड टू दियर पेरेंट्स। ये तो हेट्रोसिस की डेफिनेशन है। आगे देखते हैं, स्टेटमेंट सेकंड में दिया है, हेट्रोसिस इज preliminary to the combination of favorable allele from each parents resulting in enhanced trait performance of the hybrid offspring। वैसे तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट सेकंड दोनों सही है, लेकिन फिर भी हेट्रोसिस के बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे देते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। देखिए हेट्रोसिस क्या है, पहले तो इसे आपको समझना होगा। हेट्रोसिस, मान लीजिए यहां पर एक पेरेंट है P1 और एक पेरेंट है P2। कोई भी एक कैरेक्टर को लेकर के हम पढ़ते हैं। मान लीजिए इसके अंदर हम लोग यील्ड का एक कैरेक्टर ले लेते हैं, तो इसके अंदर मान लीजिए यील्ड है 20 क्विंटल पर हेक्टेयर और यहां पर जो यील्ड आ रही है वो है 25 क्विंटल पर हेक्टेयर। इनका जब क्रॉस हुआ, मान लीजिए यहां पर कि दोनों की दोनों पेरेंट्स जो है वो होमोजाइगस है। मान लीजिए ये है कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। मान लीजिए ये है स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। ये है, तो ये काम करते हैं, इसकी उपज जो है फिर 25 ना रख करके कम रखते हैं। मान लीजिए इसकी उपज है 15 क्विंटल पर हेक्टेयर। ठीक है, दो होमोजाइगस पेरेंट है, यहां पर बनता है F1। तो जब ये F1 बनेगा तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी। यहां पर आप देखोगे तो ये 100% कैसा है, हेट्रोजाइगस है। 100% कैसा है, हेट्रोजाइगस नेचर का है। और ये बात हम लोग जानते हैं कि जो रिसेसिव एलील होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस हो सकते हैं। ये अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं ओनली इन दी होमोजाइगस कंडीशन। यानी कि अगर मैं यहां पर बात करूं स्मॉल ए तो ये तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। स्मॉल बी होगा तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। स्मॉल सी होगा तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। यहां पर है हेट्रोजाइगस कंडीशन, कैपिटल ए स्मॉल ए, इसमें कैपिटल ए अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। कैपिटल बी स्मॉल बी, इसमें कैपिटल बी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। कैपिटल सी स्मॉल सी में कैपिटल सी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में हम सब जानते हैं केवल डोमिनेंट एलील ही खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये बात भी हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जितने भी फेवरेबल एलील्स होते हैं, या हम कहें कि जितने भी हमारे फेवरेबल ट्रेट्स होते हैं, वो मोस्टली डोमिनेंट एलील के द्वारा ही कंट्रोल होते हैं। और जितने भी इंफीरियर ट्रेट्स होते हैं, जितने भी अनफेवरेबल ट्रेट्स होते हैं, ये सब कंट्रोल होते हैं रिसेसिव जीन के द्वारा। तो हम सभी जानते हैं कि भाई हमको एलील, डोमिनेंट एलील जितने अच्छे होंगे, जितने ज्यादा होंगे, उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो F1 में हम देख सकते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन है। हेट्रोजाइगस कंडीशन की वजह से सभी डोमिनेंट एलील अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि F1 में सभी फेवरेबल ट्रेट्स का कॉम्बिनेशन हो जाता है। जितने भी फेवरेबल ट्रेट्स हैं उनका कॉम्बिनेशन यहां पर हो रहा है, जिसकी वजह से ये F1 जो है इसमें सुपीरियर कैरेक्टर उभर करके नजर आते हैं। ये सुपीरियर कैरेक्टर्स इसके अंदर एक्सप्रेस होते हैं और ये सुपीरियर कैरेक्टर अपने दोनों पेरेंट्स से ज्यादा अच्छे होते हैं ओवर दी बोथ पेरेंट्स। यानी कि अगर यहां पर मैं उपज कह रहा हूं इसकी 20 किलो है, इसकी 15 किलो है, तो यहां पर ये मान करके चलिए कि F1 की जो उपज है वो 20 और 15 दोनों से ज्यादा होगी। मान लीजिए इसकी उपज आ गई 25 क्विंटल पर हेक्टेयर। तो ये क्यों आई, यहां पर जो F1 है वो अपने पेरेंट्स से ज्यादा अच्छा क्यों है, बिकॉज ऑफ दी हाईली हेट्रोजाइगस नेचर। ज्यादा हेट्रोजाइगोसिटी, हाईली, अब यहां पर तो अपन ने चूंकि मान लिया कि वो होमोजाइगस पेरेंट है, तो इसका F1 100% हेट्रोजाइगस होगा। हेट्रोजाइगस होगा तो केवल और केवल डोमिनेंट एलील ही अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। यानी कि सभी फेवरेबल कैरेक्टर्स जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देंगे। एक भी इंफीरियर कैरेक्टर यहां पर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मोस्टली जो इंफीरियर कैरेक्टर्स होते हैं, ट्रेड्स होते हैं, वो रिसेसिव एलील से कंट्रोल होते हैं और रिसेसिव एलील सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस में ही कंट्रोल होता है। अगर मैं यहीं पर ये जो F1 है, अगर मैं इसकी यहां पर सेल्फिंग करा करके F2 में जाऊं, फिर F3 में जाऊं, फिर F4 में जाऊं, तो हमको पता है कि यहां पर फिर होमोजाइगोसिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रिसेसिव एलील है वो भी होमोजाइगस कंडीशन में आ जाएंगे।
यानी कि अगर कैपिटल ए है, सॉरी स्मॉल ए है, तो वो स्मॉल ए के चांसेस बन सकते हैं, स्मॉल बी के चांसेस भी बन सकते हैं, स्मॉल सी के भी चांसेस बन सकते हैं। जैसे जैसे होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी रिसेसिव एलील भी अपने आप को एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देंगे, और जब रिसेसिव एलील एक्सप्रेस स्टार्ट करेंगे, अपने आप को एक्सप्रेशन देंगे, तो इंफीरियर कैरेक्टर भी वहां पर आने लग जाएंगे, जिससे क्वालिटी रिड्यूस होने लगती है। तो यहां पर हम जो F1 होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा हेट्रोजाइगोसिटी देखी जाती है, जिसकी वजह से वो अपने दोनों पेरेंट्स से ज्यादा सुपीरियर होता है। इसी चीज को हम लोग कहते हैं हेटेरोसिस, इसी को हम लोग कह सकते हैं हाइब्रिड बिगर। ठीक है, इसमें वाइबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, बिगरनेस बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज ऑफ दी हेट्रोजाइगस नेचर। और जैसे जैसे हम लोग सेल्फिंग कराते हैं हेट्रोजाइगोसिटी कम होती है, होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, जिसकी वजह से हेट्रोसिस भी कम हो जाता है। तो ये जो क्वेश्चन अपने देखा है, इस क्वेश्चन के अंदर दोनों स्टेटमेंट हम देखेंगे, तो वो दोनों स्टेटमेंट वही है जो अभी हमने पढ़े हैं, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसके लिए आपको हेट्रोसिस के कंसेप्ट थोड़े से क्लियर होने चाहिए।